सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो दो स्कूल ऑफ थॉट्स है, ठीक है। दो स्कूल ऑफ थॉट्स है मेंसरिया के रिगार्डिंग जो हम डिस्कस कर रहे थे। नाउ दैट यू हैव अंडरस्टूड लाइक एलिमेंट्स ऑफ क्राइम एंड यू हैव आल्सो अंडरस्टूड क्राइम क्या होता है, ऑफेंसेस क्या होते हैं, क्राइम और ऑफेंस के डिस्टिंक्शन, ये तीनों तुमने समझ लिया है। तो काफी अच्छा मतलब अब समझ पाओगे ये दो स्कूल ऑफ थॉट क्या होते हैं मेंसरिया के। और इसमें काफी अच्छा समझ आएगा स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कैसे लगती है, इसमें अप्लाई कैसे करती है, ठीक है। तो पहला थॉट है प्रिजम्पशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मेंसरिया। दूसरा थॉट है प्रिजम्पशन ऑफ एब्सेंस ऑफ मेंसरिया। अब काफी लग रहा होगा कि भाई बड़ा टेक्निकल टर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। भी समझते हैं, बहुत इजी टर्म्स है एक्चुअली। तो पहला है हमारा प्रिजम्पशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मेंसरिया। अब देखो ये दोनों ही चीजें वो केसेस के बारे में बात कर रहे हैं जहां पे हमें, लेट्स से पहले बता देता हूँ राइट, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगी। लेट्स से दिस इज अ लॉ, एक पार्टिकुलर, ये मतलब लेट्स से लॉ है, ठीक है। एक लॉ बनाया गया, ठीक है। ये लॉ मतलब कि पेपर बनाया गया है यहाँ पे सिंपली। अब इसमें मतलब कि उन्होंने एक क्रिमिनल ऑफेंस को क्रिमिनलाइज किया है। एक क्राइम बोला है कि आज से जो है ये ए बी जो है एबीसी, आइटम एबीसी जो है, जो भी है मतलब सिंपली, या एक्ट एबीसी जो भी बोलना है अपनी मर्जी, क्राइम होगा आज से, ठीक है। अब उन्होंने ये नहीं बताया कि ये जो क्राइम करते वक्त जो है इंटेंट जो है मतलब कि रिक्वायरमेंट है या नहीं। मतलब जनरली कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल, कि व्हेन अ पर्सन whoever intentionally commits a murder, whoever intentionally acts or pursues, तो इंटेंट वहां पे बात कर रहे हैं कि इंटेंट तो वहां पे रिक्वायरमेंट है ही। बट मान लो एब्सेंस है, मतलब इंटेंट के बारे में बात ही नहीं की गई है। तो क्वेश्चन उठता है कि क्या उन पर्टिकुलर केसेस में इंटेंट को माना जाएगा कि रिक्वायरमेंट है, या इंटेंट नहीं है रिक्वायरमेंट। ये ये इट्स अ वैलिड क्वेश्चन जो काफी स्कूल ऑफ थॉट्स रेज करते हैं। सो इसमें पहला है हमारा प्रिजम्पशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मेंसरिया माना जाएगा, ठीक है। ये पहला स्कूल ऑफ थॉट है। तो इन एवरी स्टेचू मतलब एवरी लॉ, मेंसरिया शुड बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ द क्राइम अनलेस कॉन्ट्रेरी शो। मतलब इसका कहना है कि अगर तुम्हें टेक्स्ट में नहीं दिया, राइट, तुम कोई मान लो टेक्स्ट पढ़ रहे हो, राइट, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू आर रीडिंग अ पर्टिकुलर सेक्शन। मान लो तुम रीड कर रहे हो ड्रंकनेस, ठीक है, ड्रंकनेस इज अ डिफेंस। और मे बी यू आर रीडिंग द डेफिनेशन ऑफ मर्डर। उस मर्डर में डेफिनेशन मतलब कि नहीं दिया हुआ है इंटेंशन इज अ रिक्वायरमेंट और नॉट, इट्स नॉट एनी वर्ड प्रेजेंट, द वर्ड इज नॉट प्रेजेंट। तो ये स्कूल कहता है कि उसको माना जाएगा कि वो प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि वो इट्स ऑलरेडी एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम, चार वन ऑफ द फोर एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम। तो इसीलिए उसको हम मानेंगे कि अगर लॉ ने नहीं भी लिखा है तब भी मेंसरिया की रिक्वायरमेंट तो है ही वहां पे, ठीक है। तो ये है इस स्कूल का सिंपली कहना। तो इफ द स्टेचू इज साइलेंट और इज नॉट क्लियर बाय रीडिंग द लॉ, ठीक है, स्टेचू इज साइलेंट और इज नॉट क्लियर, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ साइलेंट, क्लियर नहीं है, by reading the law whether intention was a requirement, it would be presumed intention is required, मतलब पॉजिटिव में बेनिफिट ऑफ द डाउट एक तरह से मिल रहा है। तो इसमें ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ब्रेंड वर्सेस वुड। ब्रेंड वर्सेस वुड से ही हमारे यहाँ इसका प्रिजम्पशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मेंसरिया का एडवांसमेंट होता है हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जब हम बात करते हैं। तो ये कहते हैं कि द जनरल रूल एप्लीकेबल टू क्रिमिनल केस इज एक्टस नॉन फैसेट, जो हमने मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एक्टस नॉन फैसेट रियम निसी मेंसेट रियम। इट इज ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस दैट अगर आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो किसी सब्जेक्ट की फ्रीडम, ठीक है, लिबर्टी ऑफ अ सब्जेक्ट, यानी कि अगर तुम ह्यूमन बीइंग की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो कोर्ट्स को अपने माइंड में, अपने दायरे में ये रखना चाहिए कि अनलेस स्टेचू यानी कि अनलेस लॉ जो है क्लियरली या कोई इंप्लाई कर रहा है कि मेंसरिया रिक्वायरमेंट नहीं है, एक डिफेंडेंट को तुम गिल्टी फाइंड नहीं करो किसी ऑफेंस के लिए अनलेस ही आल्सो इज गिल्टी मैन। मतलब उनका बात यह है कि जब ऑलरेडी कोर कॉन्सेप्ट तुम मानते हो, राइट, एक्टस नॉन फैसेट निसी मेंसेट रिया, जब तुम ऑलरेडी उसकी अहमियत समझते हो कि मैन इज नॉट गिल्टी अनलेस इज माइंड आल्सो गिल्टी, तो तुम क्यों ऐसा कभी मानोगे या क्यों किसी को गिल्टी ठहराओगे जब तक लॉ ने खुद ही नहीं कह दिया कि मेंसरिया रिक्वायरमेंट नहीं थी। तुम्हें हमेशा प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में जाके कि इसको हम पनिश कर रहे हैं और वी आर क्लियर दैट ही हैड अ गिल्टी माइंड व्हेन डूइंग द पर्टिकुलर एक्ट। तुम उसको पनिश नहीं कर सकते बोलते हुए कि वी आर नॉट क्लियर वेदर ही हैज अ गिल्टी माइंड और नॉट, बट क्योंकि लॉ नहीं कह रहा तो इसलिए हम बोलते हैं कि ठीक है रिक्वायरमेंट ही नहीं है। यू ऑलवेज हैव टू प्रिज्यूम इन पॉजिटिव कि वो एलिमेंट मतलब कि ऑलरेडी उसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैगजीन्स वी हैव, राइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स वी हैव। ये ब्रांड वर्सेस वुड में जस्टिस गोडार्ड कहते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ मेंसरिया जो है रिवाइव होता है जस्टिस गोडार्ड से हमारे यहाँ, हमारे इंडियन कॉन्सेप्ट में। तो ये केस लॉस जो है आपको याद नहीं करने, ठीक है, ये केस लॉस जो है ओनली आर अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर यू। ईयर्स यू डोंट हैव टू लर्न, जस्टिस यू डोंट हैव टू लर्न,
ब्रेंड वर्सेस वुड वाला बस याद कर लेना, ठीक है। आर वर्सेस टोल्सन बस याद कर लेना। ये दोनों जो है नाम याद रख लेना, बाकी सब जो है बस मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। So I am giving you a choice, and right now, do you guys like would you guys be willing to like listen to the case laws, or do you think like you're clear with the concept and you just want to move on like as per your wish? Should we discuss the case laws? Okay. तो पहला है मतलब कि या आई एम डिस्कसिंग डोंट वरी। पहले पूछ लिया क्योंकि फिर मतलब कि बाद में फिर ये ना बोलो कि बहुत ज्यादा मतलब लाइक बता दिया, इसीलिए मैंने पहले पूछ लिया। ओके। तो फाउलर वर्सेस पैजेट है, ठीक है। फाउलर वर्सेस पैजेट ये पहला केस है, मतलब पहला केस है, मतलब यहीं पे पहली बार बात हुई है स्कूल के बारे में। देखो ये स्कूल का एसेंस याद रख लो, सिंपल सी बात है, ये स्कूल तुमसे कोई पूछेगा नहीं, ठीक है, वहां पे जाके। ये स्कूल का लेकिन बस कहना ये है, दो ही थॉट्स है स्कूल का। कहना है सिंपली जब भी हमें नहीं पता कि रिक्वायरमेंट है या नहीं, हम यही मानेंगे रिक्वायरमेंट है इंटेंशन की। तो फाउलर वर्सेस पैजेट में क्या होता है, एक बैंक्रप्सी का केस होता है सिंपली, ठीक है, एक बैंक्रप्सी का केस होता है। और उसमें स्टेचू ने बताया नहीं होता है कि अगर बैंक्रप्ट हो गया है कोई, तो मतलब वहां पे माना जाएगा कि उसने मतलब जानबूझ के अपनी ऐसी सिचुएशन की है, तो उस तभी क्राइम कमिट किया है, या लाइक नहीं या रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो कोर्ट यहाँ पे बोलता है कि actus non facit nisi mens rea, मतलब both actus reus and the mens rea are necessary or the essential for a crime। और ये ऑलरेडी इनकैप्सुलेटेड है, क्यों? क्योंकि हमारे पास लीगल मैक्सिम तो है ही, राइट, तो उसमें ये वेल इनकैप्सुलेटेड है, तो उसमें ये बोला गया। फिर आता है शिराज वर्सेस देरक्सन। तो शिराज वर्सेस देरक्सन जो केस है, उसमें क्या होता है ना, एक लाइसेंस वेंडर होता है। वो लाइसेंस वेंडर जो होता है, एक लिकर सप्लाई करता है पुलिस कांस्टेबल को, बिलीव करता है, मतलब देखो पुलिस कांस्टेबल जो है हर समय ड्यूटी पे नहीं होता। जब वो ऑफ ड्यूटी होते तो दे आर सिविलियन, ऐसा नहीं कि वो पुलिस ड्यूटी, पुलिस ऑफिसर जो है अगर ऑफ ड्यूटी है तो उसे पुलिस ऑफिसर ही मानेंगे, ओके। दे आर ट्रीटेड एज अ सिविलियन। तो वो लाइसेंस वेंडर होता है, ठीक है, वो सप्लाई करता है एक लिकर पुलिस कांस्टेबल को, बिलीविंग ही वाज ऑफ ड्यूटी। बट पता चलता है कि वो ऑफ ड्यूटी नहीं होता है। तो लाइसेंसिंग एक्ट 1872 जो होता है वो प्रोहिबिट करता था लिकर सप्लाई को उन ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर, तो मतलब क्राइम कमिट कर दिया ना उसने। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या यहाँ पे मेंसरिया बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो स्टेचू की बात ही नहीं कर रहा, स्टेचू तो इतना बोल रहा है कि बस ये प्रोहिबिटेड है। तो यहाँ पे बोला गया कि जिन भी केसेस में ना, मतलब लाइक अनलेस एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूडेड नहीं किया स्टेचू ने, वहां पे मेंसरिया को ऑलरेडी मान लिया जाएगा। मतलब एक ऑनेस्ट एंड रीजनेबल बिलीव जो है ना, वो नेगेट कर सकता है मेंसरिया को। तो यानी कि रीअफर्म करता है ये मेंसरिया इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन द ऑफिस, सिंपली एक ऑनेस्ट एंड रीजनेबल बिलीव जो है मतलब फुलफिल कर सकता है। तो मेंसरिया इज इंपॉर्टेंट अनलेस एंड अंटिल स्टेचू एक्सप्लिसिटली, सिंपली। तो स्टेचू जब तक मतलब कि एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड नहीं कर रहा, हम मानेंगे कि इट इज अ रिक्वायरमेंट। फिर आता है हमारे पास आर वर्सेस टोल्सन केस। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, इट इज वेरी फेमस केस, एंड ये इलस्ट्रेशन जो है बार बार आते रहता है, ठीक है, मैंने देखा है बहुत बार आता है ये, जब भी हम जामिया का पेपर्स देखते हैं, कोई भी पेपर दे लो। तो आर वर्सेस टोल्सन वाले केस में क्या होता है ना, एक मिस्टर मिस टोल्सन होती है अपने हस्बैंड से मैरिड। वो हस्बैंड जो होता है मतलब एक फॉरेन ट्रिप पे जब जाता है शिप से, तो वो शिप सेल मतलब सिंक कर जाती है। और उसको पता नहीं चलता कि उसका जो हस्बैंड है मतलब वो डेड है, अलाइव है, क्या है, ठीक है। और ऑलमोस्ट 7 साल बीत जाते हैं, ऑलमोस्ट 7 साल पूरे नहीं बीते लेकिन ऑलमोस्ट 7 साल बीत जाते हैं। और वो उसको मान लिया जाता है कि लाइक ही इज मिसिंग, प्रिज्यूम्ड डेड, क्योंकि कोई न्यूज ही नहीं आती उसके बारे में। अब वो सेकंड मैरिज कर लेती है। अब वो उस वक्त जब हस्बैंड रिटर्न होता है, तो हस्बैंड उसे केस फाइल करता है उसके अगेंस्ट, और उसे बाइगेमी से चार्ज करता है, मतलब बाइगेमी से चार्ज करता है इन सेंस की जब तुम ऑलरेडी मैरिड और फिर से सेकंड मैरिज कर रही हो, तो वो इट्स एन ऑफेंस। तो यहाँ पे कोर्ट जो है एक्विट करता है मिस टोल्सन को, क्यों? क्योंकि वो बोलता है यहाँ पे एक ऑनेस्ट एंड रीजनेबल मिस्टेक हुई है। कोई भी पर्सन अगर मान लो उसका कोई पार्टनर है, अगर वो 6 साल 7 साल गायब है, कोई न्यूज नहीं है उसके बारे में क्या हुआ है, सो इट इज अ वेरी ऑनेस्ट एंड अ रीजनेबल expectation that he or she has perished। और यहाँ पे वही हुआ है। तो इसीलिए जैसे हमने जो ऑलरेडी बोला ना शिराज वर्सेस देरक्सन में, कि एक ऑनेस्ट एंड रीजनेबल बिलीफ नेगेट कर सकता है मेंसरिया की रिक्वायरमेंट को, तो यहाँ पे भी वही बोला कि एक रीजनेबल फैक्ट जो है मेंसरिया को मतलब एक्सक्लूड कर देता है। मेंसरिया यानी कि गिल्टी माइंड, मतलब उसको नेगेट कर देता है। और ये अलाइन करता है सिंपली आइडिया को कि बोथ एक्टस रियस एंड मेंसरिया आर टिपिकली रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे तो मेंसरिया है ही नहीं सिंपली, तो इसलिए वो बच गई।
फिर आता है हमारे पास नाथूलाल वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। ये हमारा पहला इंडियन केस होता है, ठीक है, ये हमारा पहला इंडियन केस है। तो इसमें क्या होता है, एक फूड ग्रेन डीलर होता है, मतलब फूड ग्रेन मतलब उसके पास काफी फूड ग्रेन्स का बिजनेस था, होलसेल बिजनेस था पूरा। तो ना वो लाइसेंस नहीं होता उस बंदे के पास। नाथूलाल जो होता है, मतलब वो डीलर होता है यहाँ पे, वो फूड ग्रेन्स बेच तो रहा था लेकिन उसके पास लाइसेंस नहीं होता है, अंडर द मध्य प्रदेश फूड ग्रेन डीलिंग लाइसेंसिंग ऑर्डर। मध्य प्रदेश का मतलब केस है ना। तो वो अप्लाई करता है अपने लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए और एप्लीकेशन उसकी पेंडिंग होती है। वो एज्यूम करता है, मतलब अभी पेंडिंग है, लेकिन वो एज्यूम करता है कि उसकी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो ही जाएगी, है ना। ये तो आए दिन का खेल है, एक्सेप्ट हो जाएगा तो अपना बिजनेस कंटिन्यू रखता है। एप्लीकेशन जो है आगे जाके पता चलता है रिजेक्ट हो जाता है, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। और उसको फिर प्रोसिक्यूशन होता है, मतलब कि भाई तुम तो अपना मतलब बिजनेस चला रहे थे विदाउट लाइसेंस के, लाइसेंस तुम्हारे पास था नहीं, और तुमने खुद ही एज्यूम कर लिया कि तुम्हारा एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है, जस्टिस सुब्बा राव जो है, मतलब कि वो एक्विट कर देते हैं नथुलाल को। वो बोलते हैं कि देखो भाई, यहाँ पे ना गिल्टी माइंड इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट। यहाँ पे जब नाथूलाल ने वो लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था और जब वो बिजनेस कंटिन्यू करते रहा तो उसे पता था, लेकिन उसे लगा था, काफी रीजनेबल चांस था कि वो एक्सेप्ट हो ही जाएगा उसका एप्लीकेशन। इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड बाय हिम दैट इट वुड बी लाइक नॉट एक्सेप्टेड। तो इसीलिए यहाँ पे उसका गिल्टी माइंड नहीं है, और क्योंकि गिल्टी माइंड नहीं है तो यहाँ पे गिल्टी माइंड एज वी नो इज अ रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द स्कूल ऑफ थॉट। तो इसीलिए गिल्टी माइंड है ही नहीं, तो कैसे क्राइम बोलेंगे, राइट। सो आर ऑल केस लॉस क्लियर? बिकॉज if it's not, I can repeat, or otherwise we can move on. Okay. फिर दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है प्रिजम्पशन ऑफ एब्सेंस ऑफ मेंसरिया, ठीक है। प्रिजम्पशन ऑफ एब्सेंस, अब देखो जो भी चीज मैंने अभी बताई ना पुराने वाले स्कूल में, उसी का उल्टा है। ये लोग बोलते हैं कि जब भी स्टेचू में नहीं पता कि मेंसरिया की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ये लोग बोलते हैं नहीं है रिक्वायरमेंट। अगर तुमने बोला ही नहीं रिक्वायरमेंट है तो हम क्यों माने, तुमने लिखा ही नहीं है तो हम नहीं मानेंगे, तुमने नहीं बोला तो हम नहीं मानेंगे, हम क्यों प्रिज्यूम करें, राइट। तो इनका कहना है कि अगर नहीं लिखा तो हम नेगेटिव में प्रिज्यूम करेंगे, हम मानेंगे कि जरूरत ही नहीं है। अगर जरूरत होती तो तुम लिख देते, राइट, सिंपल सी बात है। तो उनका कहना है कि अगर जरूरत होती तो वो लिख देते, उन्होंने नहीं लिखा है यानी कि जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो ये स्कूल बोलता है अगर लेजिस्लेचर और स्टेचू और लॉ इटसेल्फ इज नॉट टॉकिंग अबाउट इंटेंशन, then naturally one should presume the only thing of relevance is whether the act has taken place। तो यानी कि इनके हिसाब से only act is really important, अगर इंटेंशन के बारे में लॉ ने बात नहीं की है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली अपोजिट है पुराने स्कूल को। तो इसमें अगेन कि थोड़ा केस लॉ से समझ लेते हैं ये, ठीक है, कि बिकॉज केस लॉज मतलब हेल्प अलॉट। तो केस लॉस इसमें मतलब कि पहला समझते हैं हम थोड़ा, आर वर्सेस प्रिंस। अब देखो आर वर्सेस प्रिंस मैं थोड़ा बता देता हूँ कौन कौन सा थोड़ा फेमस केसेस है, ठीक है। इसके इलस्ट्रेशन काफी आते हैं आर वर्सेस प्रिंस का। फिर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस अहमद जॉर्ज, ये वाला भी केस बहुत आएगा आपके आगे जाने वाले में। रंजीत ओडेसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र भी आता है, ठीक है, काफी बार आता है। ये तीनों आते हैं, ये दोनों इतना नहीं आते, ठीक है, ये दोनों इतना नहीं आते, बट ये तीनों तो आते ही, ये दोनों तो आते ही आते हैं, ये वाला और ये वाला। डेफिनेटली मैंने देखा है बहुत बार आता है, कोई भी मॉक उठा लो, कोई भी मतलब उठा लो, एक ना एक इलस्ट्रेशन तो इनमें से होता ही होता है, ठीक है। तो समझ लेते हैं, थोड़ा आपको भी फायदा होगा। तो आर वर्सेस प्रिंस, इसमें सिंपल सी बात यह होती है कि एक लेडी होती है 14 ईयर ओल्ड या जो होती है, ठीक है। लेकिन उस वक्त क्या था, अब देखो उस वक्त एज डिफरेंस भी अलग था, उस वक्त लॉ का अलग था, ठीक है। तो उस वक्त ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सन एक्ट 1860 इंग्लैंड में चल रहा होता है। ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सन एक्ट 1860 मतलब कि जो चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी पर्सन को जो 16 ईयर से लेस है, राइट, इफ अ गर्ल इज लेस देन 16 ईयर ओल्ड देन शी वुड हैव अ गार्जियन फॉर हर, और उसके गार्जियन की कंसेंट के बिना उसे मतलब कि नहीं ले जा सकते हो। तो यहाँ पे जो वो पर्सन होती है ना, मतलब कि वो दिखाती है अपने आप को, आई एम 18 ईयर ओल्ड, ओके, एंड द पर्सन हु वाज टेकिंग द गर्ल ही हैड इनफ रीजन टू बिलीव दैट द गर्ल वाज 18 ईयर ओल्ड, मतलब कि वो एक्चुअली में थी 14 लेकिन वो दिखती थी 18, ओके। एंड वहां पे मतलब कि सिंपल सी बात है, ऑफेंसेस अगेंस्ट पर्सन एक्ट बोलता था 16 तक गार्जियन इंपॉर्टेंट है, गार्जियन की कंसेंट के बिना ले जा नहीं सकते, तो वो ले जाता है उसको। तो यहाँ पे जो है वो प्रिंस, मतलब प्रिंस बंदे का नाम होता है जो ले जाता है, तो प्रिंस क्लेम करता है कि देखिए नो, आई थॉट शी वाज 18, शी टोल्ड मी शी वाज 18, एंड इट आई हैड इनफ रीजन टू बिलीव लाइक शी वाज 18, सो आई हैड नो इंटेंशन टू किडनैप हर, मतलब किडनैपिंग कहेंगे ना गार्जियन के कंसेंट के बिना अगर ले गए तो आई हैड नो इंटेंशन टू अबडक्ट और किडनैप हर यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो है मतलब कि वो बोलते हैं कि इंटेंशन मैटर ही नहीं करता, इंटेंशन अगर मतलब कि मैटर करता तो मतलब कि लॉ ने लिखा होता। एक और कॉन्सेप्ट वो जो इंट्रोड्यूस करते हैं जस्टिस ब्लैकबर्ड, तो वो बोलते हैं मैलम इनसे और मैलम इन प्रोहिबिटम, हमने लीगल मैगजीन में पढ़ा था मैलम इनसे और मैलम इन प्रोहिबिटम। तो वो बोलते हैं कि किसी को ले जाना, लेकिन वो उसके उसके गार्जियन के कंसेंट के बिना, ये तो अपने आप में ही गलत एक्ट है ऐसे भी।
तो इसीलिए क्योंकि ये अपने आप में ही गलत एक्ट है तो तुम्हें बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं हम देना चाहते पहली बात तो इसीलिए क्योंकि ये एक होता है ना मैलम इन प्रोहिबिटम यानी कि जो सिर्फ गलत इसलिए है क्योंकि लॉ बोल रहा है गलत है, और एक होता है मैलम इन से यानी कि जो अपने आप में ही गलत है। तो बोलते हैं मैलम इन से है जो तुम्हारा काम है ये अपने आप में ही गलत है। और यहाँ पे वो सिंपली बोलते हैं पहली बार आर वर्सेस प्रिंस में कि यहाँ पे इंटेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं मानी जाएगी, अगर होती तो वो बोल देते खुद ही, उन्होंने नहीं बोला तो नहीं रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो इसलिए वो यहाँ पे लायबल होता है प्रिंस, भले ही उसके पास रीजनेबल एक्सपेक्टेशन उसका कोई गिल्टी माइंड नहीं होता, उसमें बोलता है कि जरूरत ही नहीं है गिल्टी माइंड की, तुमने एक्ट कमिट कर दिया है, गलत एक्ट कमिट किया है, तुम पनिश होगे उसके लिए। फिर आता है हॉब्स वर्सेस विंचेस्टर कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो हॉब्स वर्सेस विंचेस्टर कॉर्पोरेशन में सिंपली क्या होता है, अगेन सेम चीज होती है। ये लोग बोलते हैं लाइक एक स्टेचू होता है, मतलब एक लॉ होता है बना होता है पब्लिक हेल्थ के रिगार्डिंग, तो उसमें साइलेंट होता है अगेन मेंस्ट्रिया पे, तो ये लोग बोलते हैं कि इस स्टेचू को भी अगेन हम लिटरल इंटरप्रिटेशन करेंगे, मतलब कि अगर यहाँ पे दिख रहा है कुछ मेंस्ट्रिया के रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग तो हम मान लेंगे, पर अगर नहीं दिख रहा है तो हम मानेंगे ही नहीं। तो यानी कि ये री करता है प्रिंसिपल को कि सारे स्टेचुरी ऑफेंसेस में मेंस्ट्रिया का प्रूफ नहीं रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है इंडो चाइना स्टीम नेविगेशन लिमिटेड वर्सेस जसजीत सिंह। अब इसमें क्या होता है कि गोल्ड, अब देखो स्मगलिंग बहुत होती है, ठीक है, स्मगलिंग हमेशा से होती आई है। ओपियम की स्मगलिंग होती थी जब ब्रिटिशर्स राज करते थे और चाइना में ओपियम स्मगल करते थे, स्मगलिंग हमेशा से होती है, ठीक है, कस्टम से मतलब कि ओवरराइड करना, सब लोग चाहते हैं पैसा कमाने, तो स्मगलिंग होती है गोल्ड की इंडिया में। जो इस ऑपरेशन इसको चला रहे होते हैं ना, जो ऑपरेटर्स होते हैं वो इंटरनेशनली वर्क करते हैं, और जो एजेंट्स होते हैं मतलब जो स्लीपर एजेंट्स होते हैं वो इसके एक्ट को फिजिकल एजेंट्स और स्मगलिंग को कैरी आउट कर रहे होते हैं। तो ये प्रोहिबिशन होता है स्मगलिंग के अगेंस्ट हमारे सी कस्टम एक्ट में उस वक्त, जिसका मतलब एम सिंपल होता है नेशनल इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ पे अगेन कोर्ट जो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लगाता है और वो बोलता है कि यहाँ पे लेजिस्लेचर का जो इंटेंट है ना स्मगलिंग एक्टिविटीज को प्रिवेंट करना, दैट इज द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग वी आर कंसर्न विद, और क्योंकि तुमने स्मगलिंग किया है तो तुम यहाँ पे लायबल हो गए। तो एक तरह से हम बोल रहे हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी सिंपली क्या है, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वही है ना कि जिसमें तुम्हारा गलती नहीं भी है लेकिन फिर भी तुम्हें लायबल कर रहे हैं। गलती नहीं है इन सेंस कि तुम्हारा गिल्टी माइंड नहीं है, तो गिल्टी माइंड नहीं भी है तब भी लायबल कर रहे हैं क्रिमिनल लॉ में। तो वही चीज है, इसीलिए इनको कहते हैं हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस भी कहते हैं, लेकिन अभी हम पूरा लिस्ट देखेंगे ऐसे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस का। फिर आता है हमारे पास लास्ट, ठीक है, रंजीत ओडेसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में बहुत सिंपल केस है। इसमें एक बंदा होता है, वो बंदा जो है मतलब कि एक ऑब्सीन बुक बेच रहा होता है, उसे पता नहीं होता ये ऑब्सीन है, लॉ ने प्रोहिबिट किया हुआ है, वो लेडी चैटरली की एक बुक बेच रहा था सिंपली, उसे पता नहीं है कि इसमें जो कंटेंट है वो ऑब्सीन है, उसे पता नहीं था। लेकिन वो बोलते हैं कि यहाँ पे मैटर नहीं करता तुम्हें पता था या नहीं पता था, लॉ ने इसे बोला हुआ है ये गलत है तो ये गलत है, और तुमने गलत काम किया है तो तुम पनिश होगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटेंशन मैटर नहीं करता अभी। फिर आता है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एम एच जॉर्ज। अब इस बार ये वाला इलिस्ट्रेशन आई थिंक सभी ने एक ना एक बार तो या तो देखा होगा या देखेंगे डेफिनेटली। तो इसमें क्या होता है, एम एच जॉर्ज में एक जर्मन स्मगलर होता है, ठीक है, एक जर्मन स्मगलर होता है, वो ज्यूरिच की सिटी को लीव करता है नवंबर 27 1962 को, मतलब 1962 में नवंबर 27 को वो लीव करता है ज्यूरिच को। उसके पास मतलब काफी गोल्ड होता है, 34 किलो उसका गोल्ड होता है उसके पर्सन पे, और वो मनीला जाता है, मनीला यानी कि थाईलैंड में वो। तो प्लेन जो है बॉम्बे में पहले लैंड करती है, बीच का रास्ता होता है, तो बॉम्बे में लैंड करती है नवंबर 28 को, मतलब कि एक दिन बाद। कस्टम अथॉरिटी जो है उस मतलब कि जॉर्ज को सर्च करते हैं, मतलब एम एच जॉर्ज को सर्च करते हैं और गोल्ड मिल जाते हैं उन्हें। और गोल्ड को मतलब कि वो एम एच जॉर्ज को फिर मतलब चार्ज करते हैं फेरा के अंदर, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के अंदर, और वो बोलता है भाई मेरे को तो पता ही नहीं था यार, तुमने नोटिफिकेशन निकाल दिया 2 दिन पहले, अब मेरे को कैसे पता चलेगा तुमने 2 दिन पहले नोटिफिकेशन निकाला है, राइट। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि ये मैटर नहीं करता कि वो 2 दिन पहले नोटिफिकेशन निकला था, यहाँ पे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लगेगी, यानी कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, हमने पढ़ा है ना, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। तो यहाँ पे अ पर्सन कैन बी कन्विक्टेड इवन विदाउट अ गिल्टी माइंड बिकॉज ये इकोनॉमिक रेगुलेशन से रिलेटेड है, इसका ऑब्जेक्ट जो है स्मगलिंग को प्रिवेंट करना है। तो इसीलिए यहाँ पे हम कहते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस। और इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज ये वाला प्रिंसिपल ये लोग थोड़ा ज्यादा एडवांस करते हैं, थोड़ा ज्यादा इसके तरफ मतलब बायस है और लीन रहते हैं, ये वाला जो स्कूल ऑफ थॉट है। तो अलग अलग दोनों स्कूल ऑफ थॉट की अपनी अहमियत है। कुछ कुछ स्कूल ऑफ थॉट मतलब ठीक है, कोई वाटर टाइप डिवीजन नहीं है, दिस इज ओनली अ कॉन्सेप्ट कि ये स्कूल ऑफ थॉट इन पर्टिकुलर केसेस में लगा, मतलब एक जज होता है, व्हेन यू बिकम अ जज यू हैव अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ आइडियोलॉजी यू फॉलो। सो दीज आर द टू पर्टिकुलर स्कूल्स ऑफ थॉट जो लोग फॉलो करते हैं। अब हम समझते हैं लाइक थोड़ा कि कुनकिन माइंड मतलब ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो है उसका एक अपना पार्टिकुलर मतलब लेकिन ऑफेंसेस है कि ये ऑफेंसेस जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में आते हैं। यू कैन लर्न इट, इट कैन हेल्प, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से आपका इलस्ट्रेशन आएगा या कोई भी क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो अगर इनमें से कोई भी क्राइम के बारे में बात हो रही है ना तो जरूरी नहीं वहां पे अगर
ऑप्शंस देखोगे, वो पूछेंगे कि वो पर्सन जो है गिल्टी है या नहीं, then you will be able to easily remember, right? You will be able to easily gauge कि वहां पे जरूरत है या नहीं। तो एक बार देख लेते हैं। क्रिमिनल लायबल यानी कि मतलब डेफेमेशन की बात हो रही है। पब्लिक न्यूसेंस, ठीक है, पब्लिक न्यूसेंस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मतलब इन सब में गिल्टी माइंड की जरूरत ही नहीं है, इसमें तुमने बस एक्ट कर दिया तो तुम पनिशेबल हो। एबडक्शन या किडनैपिंग, बाइगेमी, वेजिंग वॉर, सेक्सुअल हरासमेंट, रेप, सेलिंग ऑफ ऑब्सीन बुक्स, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर जो भी मतलब क्राइम्स लिस्टेड है, मोटर व्हीकल एक्ट हो गया आपका, फेरा हो गया, फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेशन एक्ट, सी कस्टम्स एक्ट, स्टेचुरी ऑफेंसेस, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है मतलब कि इनमें से कोई भी अगर आपने कर दिया राइट एक्ट्स, या जो भी मतलब जो स्टेचूस दिए हुए हैं, तो यहाँ पे मैटर नहीं करता कि आपका इंटेंट था या इंटेंट नहीं था, लायबल हो गए, राइट। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस है ये सिंपली वहां पे। अब है हमारे पास लास्ट टॉपिक आज का, ठीक है, इंटेंशन, नॉलेज एंड मोटिव, ठीक है, इंटेंशन, नॉलेज एंड मोटिव। सो just give me a 1 minute, guys, okay, before we move on. Meanwhile, if you have any doubts, you can write in the chat. Okay, let's start. क्रिमिनल लाइबल बेसिकली वही डेफेमेशन होता है। लाइबल हमने पढ़ा था ना टॉर्ट में, डेफेमेशन होता है। डेफेमेशन होता है इन अ रिटन स्टेटमेंट, टॉर्ट में हमने जैसे पढ़ा था, तो इट्स अ पब्लिश स्टेटमेंट या रिटन, रिटन फॉर्म, ठीक है, उसी को कहते हैं क्रिमिनल लायबल। नहीं नहीं, ट्रेसपास नहीं, ट्रेसपास नहीं। तो इंटेंशन, नॉलेज एंड मोटिव, ठीक है। अब मोटिव जो है मतलब ना एक तरह से स्प्रिंग बोर्ड होता है आपका। जैसे एक स्प्रिंग बोर्ड क्या होता है, स्प्रिंग बोर्ड का एक खुद का कोई पर्पस नहीं होता, अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं होता उसका। स्प्रिंग बोर्ड का मतलब होता है लाइक इट ओनली इज मेंट टू पुश यू फर्दर, पुश यू अप टू डू समथिंग मोर, राइट। मोटिव एक्ट्स एज अ स्प्रिंग बोर्ड। सो मोटिव इज समथिंग दैट प्रॉम्प्ट करता है उस मैन को इंटेंशन फॉर्म करने के लिए। और नॉलेज जो है अवेयरनेस होती है उसके एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस को। पहले पूरा पढ़ लेते हैं उसके बाद समझाता हूँ, ठीक है। So in many cases, intention and knowledge merge into each other and mean the same thing, more or less, ठीक है। And intention can be presumed from knowledge. The demarcating line between knowledge and intention is no doubt thin, but it's not difficult to perceive that they connote different things. अब इसमें काफी सारी चीजें जो है थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्स कर दी है, कॉम्प्लेक्स कर दी है इन सेंस की कोई वर्ड कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट जैसे उसको रखा गया है। देखो इसमें सीधी सी बात समझना है। आप आज उठे, यहाँ इस क्लास में आए हो, इस क्लास में पढ़ रहे हो, 1 घंटा भी बीत गया है, राइट। और ये मतलब कि हम इस टॉपिक पे हैं, लेकिन आपका यहाँ पे इंटेंट क्या है? इंटेंट आपका ये है कि आपको पढ़ना है और आपको अचीव करना है, राइट। इंटेंशन इज द नॉलेज एंड द डिजायर ऑफ, ठीक है, डिजायर एंड द फोरसाइट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। आपका इंटेंट है कि जामिया को एंट्रेंस मतलब जाके क्रैक करना है। क्यों? क्यों करना है आपको, राइट? बिकॉज यू हैव द नॉलेज कि अगर आप ऐसा करोगे तो यू विल इंटर यूनिवर्सिटी, राइट, यू विल बी एबल टू स्टडी देयर। बट व्हाट इज योर मोटिव फॉर दैट? मोटिव ये है कि भाई आपको जाना है, राइट, वही तो मोटिव है। उसी की वजह से इस क्लास में आए हो, क्योंकि आपको पता है कि क्लास में आओगे, डिस्कस करोगे, डाउट्स पुट करोगे तो आपको नॉलेज मिलेगी। सो दैट इज योर मोटिव। इंटेंट ये है कि आप जो कर रहे हो, नॉलेज ये है कि आप अभी ये कर रहे हो, ये काम जो कर रहे हो, इसकी अवेयरनेस है आपको इसके बारे में और इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज होगा। तो तीनों ही इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। इंटेंशन और नॉलेज मर्ज इसलिए कर जाते हैं बिकॉज यू आर इंटेंडिंग टू स्टडी एंड यू आर अवेयर यू आर स्टडिंग एट द सेम टाइम। तो इसमें वाटर टाइट डिवीजन कोई रह नहीं जाता। इंटेंशन प्रिज्यूम किया जा सकता है नॉलेज से। तो फॉर एग्जांपल यू आर अवेयर राइट नाउ दैट यू आर स्टडिंग, तो इट मींस यू हैव एन इंटेंट टू स्टडी। तो तुम नॉलेज से यहाँ पे इंटेंट को प्रिज्यूम कर रहे हो, इंटेंट को यहाँ पे इन्फर कर रहे हो। बट ऐसा तो है नहीं कोई डिमार्केटिंग लाइन है यहाँ पे किसी ने खींचा हुआ है कि अच्छा ये नॉलेज है, ये इंटेंशन है, ये मोटिव है, ऐसा नहीं है। एकेडमिकली हम थोड़ा बहुत बोल देते हैं कि ठीक है वो मोटिव है, वो है। बट एट द एंड ऑफ द डे जब हम अपने पर्सनल में झांक के देखेंगे तो ऐसा तो नहीं बोल सकते अच्छा ये मोटिव था, ये इंटेंशन था, ये नॉलेज था। नो, वी ह्यूमन बींग्स डोंट जज लाइक दैट। तो तीनों इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और एक दूसरे से काफी ही इंटरकनेक्टेड है। तो पहला इंटेंशन। इंटेंशन यानी कि मतलब इसमें दो एलिमेंट्स होते हैं। पहला डिजायर ऑफ कॉन्सिक्वेंस। तो अगेन आपका इंटेंट क्यों है पढ़ने को? क्योंकि आपको अच्छा अचीव करना है फ्यूचर में जाके, राइट। अच्छा अचीव करना है यानी कि अच्छा कमाना है जाके। दैट इज अ डिजायर ऑफ कॉन्सिक्वेंस। एक सर्टेन डिजायर है, एक सर्टेन फ्यूचर है आपके माइंड में और उस विजन को अचीव करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास डिजायर है, राइट। उसको हम कहेंगे डिजायर ऑफ कॉन्सिक्वेंस।
foresight of consequence. तो you are aware कि if you do this you have a foresight of consequence. तो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम ऐसे ही बैठे रहो, तुम कुछ नहीं पढ़ो, तुम कुछ नहीं करो, तुम्हें पता है तुम्हारा आगे जाके फिर क्या होगा, यू तो फोरसाइट क्या है बेसिकली, यू कैन सी योरसेल्फ इन द फ्यूचर एज टू व्हाट यू आर डूइंग. तो डिजायर भी है और उस डिजायर में तुम्हें पता भी है कि वो डिजायर जो है एक्चुअली में रियलाइज हो सकता है, इसीलिए तुम कर भी रहे हो, तो फोरसाइट भी है साथ में. ऐसा नहीं अगर तुम्हारे पास सिर्फ डिजायर है ऑफ कॉन्सिक्वेंस, तो इसका मतलब ये नहीं हम कहेंगे उसको इंटेंट है. डिजायर तो अपने मन में भी होती है, उस पर एक्ट करना होता है, जब एक्ट करते हैं तब पता है कि उसका आगे जाके कुछ एक्चुअली में मटेरियलाइजेशन हो सकता है. तो इसीलिए डिजायर भी और फोरसाइट भी दोनों इंटेंट दो उसको मतलब कि हम कहते हैं इंटेंशन. नॉलेज होता है अवेयरनेस, ठीक है. नॉलेज सिंपली होता है फोरसाइट ऑफ कॉन्सिक्वेंस, अवेयरनेस, ठीक है. तो नॉलेज डिजायर ऑफ कॉन्सिक्वेंस इज मिसिंग, अगर वो आ गया तब इंटेंट बन जाता है सिंपली. तो एवरी साउंड पर्सन हैज अ नॉलेज. You have the knowledge that that we revolve around the sun. You have the knowledge that you're right now sitting behind a screen. You have the knowledge that right now you may be like grasping the information. But the thing is, do you have desire to retain it? Right? Only if you have also the desire to retain it, you can say that you have the intent to study. If you don't have desire, you won't be able to say that. You will only be conscious. You will only be aware of whatever is going around you. तो इंटेंट मतलब कि डिजायर और फोरसाइट दोनों इंक्लूड करता है, जबकि नॉलेज सिर्फ बात करता है अवेयरनेस और फोरसाइट के बारे में. फिर मोटिव. मोटिव होता है लाइक कि कोई भी बैड मोटिव या गुड मोटिव रेलेवेंट नहीं होता है हमारे यहाँ. मतलब क्रिमिनल लॉ में हम हमेशा बात करते हैं, मतलब लेकिन मोटिव इज समथिंग लाइक जैसे जज कंसिडर कर सकता है. ओके. तो मोटिव जो है मतलब लेकिन वो हमेशा हम कंसिडर कर सकते हैं पनिशमेंट को बढ़ाने के लिए, सेंटेंसिंग को देने के लिए, मतलब एक मॉरल पे हम थोड़ा मतलब मॉरल सेंटीमेंट को इवोक करने के लिए. बट मोटिव इज नॉट इनफ टू मेक यू कल्पेबल और लीव यू आउट. सिंपली बिकॉज लेट्स से तुम्हारा कोई मोटिव नहीं है क्राइम कमिट करने का, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गिल्टी नहीं हो, या मोटिव है तुम्हारा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गिल्टी हो. तो मोटिव इज नॉट द प्राइमरी फैक्टर, राइट. मोटिव इज नॉट अ रेलेवेंट फैक्टर रियली. मोटिव का ओनली रेलेवेंस जो होता है वो थोड़ा एविडेंस में जाके होता है आपका. मोटिव प्रॉम्प्ट करता है किसी पर्सन को डू करने के लिए. सो यू हैव अ मोटिव लाइक ना, ठीक है, तुम्हारा मोटिव है किसी चीज को करने का, तुम्हारा मतलब मन है करने का इसलिए तुम कर रहे हो, राइट. तुम्हारा उसमें कोई ऑब्जेक्ट है, अल्टीरियर ऑब्जेक्ट है. तो समटाइम्स एन ऑफेंस इज कमिटेड विद अ मोटिव एंड समटाइम्स विदाउट मोटिव. इंटेंशन का मतलब होता है जो इमीडिएट ऑब्जेक्ट होता है. लेट्स से आई एम गोइंग विद माय नाइफ टू किल अ पर्सन. माय इमीडिएट ऑब्जेक्ट इज सिंपली टू प्लंज द नाइफ इनटू दैट पर्सन. आई एम अवेयर द मोमेंट द नाइफ इज प्लंज्ड इनटू दैट पर्सन, द पर्सन विल डाई. दैट इज माय नॉलेज, दैट इज माय फोरसाइट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस. I want to kill that person because I'm angry at that person. That is my motive. That is my ulterior object. नेग्लिजेंस. नेग्लिजेंस सिंपली होता है कि जब तुम केयर नहीं रखते हो, राइट, नॉट टेकिंग केयर व्हेन देयर इज अ ड्यूटी टू केयर. हम टॉट में ऑलरेडी ऐसे डिस्कस कर चुके हैं नेग्लिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है. तो नेग्लिजेंस या केयरनेस बेसिकली सिंपली एक स्टेट ऑफ माइंड होता है. मतलब इट इज एन एब्सेंस ऑफ अ डिजायर टू कॉज अ पार्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस, लेकिन तुम्हारे पास क्योंकि तुम ध्यान से रख ही नहीं रहे हो, अच्छे से चल ही नहीं रहे हो, बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तो इसीलिए वो फिर भी इनएडवर्टेंटली कॉज हो जाता है. उसको हम कहते हैं नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस. रेकलेसनेस सिंपली होता है लाइक व्हेन एन एक्टर, मतलब एक्टर यानी कि जो पर्सन काम कर रहा है, एक्टर यानी कि मतलब डूअर यहाँ पे सिंपली does not desire the consequence but foresees the possibility and consciously take the risk. यानी कि मतलब यहाँ पे नॉलेज तो है, ठीक है, रेकलेसनेस में हमेशा नॉलेज होती है बट इंटेंट नहीं होता. इंटेंट नहीं होता यानी कि इन सेंस एब्सेंस ऑफ डिजायर. अगर एब्सेंस ऑफ डिजायर है तो नॉलेज हो जाएगा, बट नॉलेज के साथ साथ मतलब कि वो थोड़ा काम भी कर रहा है, राइट. नॉलेज तो सिंपली होगा कि फोरसाइट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, इसमें नॉलेज के साथ में कुछ काम भी हो रहा है, वो काम गलत हो रहा है, और वो जो गलत काम हो रहा है उसको हम कहेंगे रेकलेसनेस, ठीक है. तो रेकलेसनेस सिंपली मतलब होता है कि तुम्हारा कोई डिजायर नहीं उस चीज को कॉज करने के लिए, लेकिन तुम अवेयर की वो हो जाएगा अगर तुम करते रहोगे. तो इफ आई एम लेट्स से ड्रंक एंड आई स्टिल चूज टू ड्राइव अ कार, आई एम अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस दैट मे हैपन. आई एम नॉट डिजायरिंग लेट्स से दैट कॉन्सिक्वेंसेस particularly, maybe I am too confident, but the thing is you are aware that there is a high probability that I may hit someone, I may end up killing someone. So that is a reckless behavior. अब यहाँ पे मतलब इसका थोड़ा डिस्टिंक्शन समझ लो, ठीक है. मोटिव जो है सिंपली बेसिकली इट्स द फीलिंग व्हिच प्रॉम्प्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द विल. मतलब एक स्प्रिंग बोर्ड है, अल्टीरियर ऑब्जेक्ट है, राइट, अल्टीरियर ऑब्जेक्ट है. इंटेंशन इमीडिएट ऑब्जेक्ट होता है, नॉलेज भी अगेन इमीडिएट ऑब्जेक्ट होता है. इट्स मोर अबाउट रेदर अवेयरनेस, ठीक है, मोर लाइक अवेयरनेस इटसेल्फ. नॉलेज क्या है, फोरसाइट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस. यहाँ पे डिजायर नहीं होती सिंपली. मोटिव क्या है बेसिकली, यहाँ पे मोटिव इज द फीलिंग व्हिच प्रॉम्प्ट्स द ऑपरेशन ऑफ द विल, ठीक है. यानी कि इंटेंशन इटसेल्फ इज द विल. कहते हैं ना द क्रिएटर्स विल, गॉड्स इंटेंट. सिंपली गॉड का मोटिव नहीं कहते, गॉड्स विल कहते हैं हमेशा.
मोटिव क्या होगा, वी डोंट अंडरस्टैंड, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज दैट इज समथिंग दैट इज वेरी डीप, यू हैव टू नो अ पर्सन वेरी डीप। इंटेंट तुम तब भी प्रिज्यूम कर सकते हो डिजायर और उसके फोरसाइट से, और नॉलेज तो मतलब लेकिन जनरल होता है, नॉलेज किसी के पास भी हो सकती है। तो मोटिव इज द पार्ट ऑफ, नॉट पार्ट ऑफ द क्राइम। गुड मोटिव बैड मोटिव डज नॉट मीन लाइक यू विल बी एक्सक्यूज फॉर दैट। तुम चोरी कर रहे हो, तुम्हारा चोरी करने का इरादा अच्छा है कि तुम किसी को मान लो हेल्प करना चाहते हो, रॉबिन हुड बनना चाहते हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, तुम तब भी पनिश होगे। तुम्हारा लेट्स से फॉर एग्जांपल बैड मोटिव है, तुम किसी को स्यू कर रहे हो क्योंकि तुम उसकी फैमिली को बर्बाद करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पास लीगल राइट है स्यू करने का, तुम करते हो, तुम्हारा मोटिव बहुत ही मतलब बैड है, लेकिन उसके बाद भी तुम लीगली फाइन हो, तो वहां पे भी मैटर नहीं करता, तुम्हें क्रिमिनल ऑफेंस के लिए थोड़ी ना चार्ज कर देंगे। तो मोटिव इज नॉट रेलिवेंट। अब इंटेंशन जो है डेफिनेटली रेलिवेंट है, पूरा कोर कॉन्सेप्ट ही उसी के अराउंड है। हाँ, अब कुछ कुछ जगह है जहां पे इंटेंशन नहीं रेलिवेंट है, जैसे हमने ऑलरेडी देख लिया स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस में। नॉलेज रेलिवेंट होता है। नॉलेज रेलिवेंट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मर्डर है, तो मर्डर में क्या होता है ना, कल्पेबल होमिसाइड, अगर सिर्फ नॉलेज के साथ करते हो तो लेसर पनिशमेंट होती है, इंटेंट के साथ करते हो तो ज्यादा पनिशमेंट होती है, लेकिन पनिशमेंट तो होती है नॉलेज में भी, ऐसा नहीं है। फिर है इररेलेवेंट, मोटिव इररेलेवेंट होता है, ठीक है, सीधी सी बात है। इंटेंशन जो है मतलब कि सीरियस होता है, बहुत सीरियस होता है, लिटरली कोर कॉन्सेप्ट है, और नॉलेज के साथ होता है तो वो सीरियस तो होता है लेकिन लेसर सीरियस होता है। ओके, सो एनी डाउट्स और वी कैन जस्ट प्रोसीड टू द क्वेश्चंस। यू कैन ओपन योर माइक, यू कैन राइट इन द चैट। ओके, लेट्स प्रोसीड देन। ओके, मोटिव में डाउट है, अच्छा, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। और ये सबका सही है। किसी को याद है मैकुले का पूरा नाम? इफ समवन नोस एंड डोंट गो बैक लाइक आई मीन डोंट सर्च गूगल, प्रोबेबली दे कैन राइट इन द चैट। मैकुले का पूरा नाम क्या है? कभी कभार पूछ लेते हैं, इसीलिए पूछ रहा हूँ। मीनवाइल मोटिव को थोड़ा बता देता हूँ फिर से, ठीक है। मोटिव देखो सिंपल सी बात है, जैसे कहा गया मोटिव जो है ना, ओके, या सो मोटिव जो है अल्टीरियर ऑब्जेक्ट है, इट्स अ स्प्रिंग बोर्ड। मतलब कि तुम्हारे पास लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम कुछ खाना खा रहे हो, ठीक है। खाना खाने का इंटेंट क्या है तुम्हारा? खाना खाने का इंटेंट ये है लाइक फॉर एग्जांपल लेट्स से यू आर ईटिंग गुड फूड एट अ कैफे, सो योर मोटिव इज टू ईट गुड फूड। यू आर ईटिंग विद एन इंटेंट, तुम्हारा डिजायर है कि ईट करना, अच्छा खाना है, और तुम्हें पता है कि तुम अगर वहां पे जाओगे तो तुम्हें अच्छा खाना मिलेगा। और अगर तुम्हारे मन में बस मतलब लाइक तुम्हें पता है कि अगर तुम वहां पे जाओगे तो तुम्हें अच्छा खाना मिलेगा, लेकिन तुम जाते नहीं हो क्योंकि तुम्हें एक्चुअली में मन नहीं है वहां पे, लेकिन तुम्हें पता है, तो वो सिर्फ नॉलेज कहेंगे। ओके, सो मोटिव इज लाइक समथिंग दैट इज वेरी इंटरकनेक्टेड विद इंटेंशन। मोटिव इज द रूट ऑफ द इंटेंशन। इंटेंशन का जो रूट होता है उसी में मोटिव लाई करता है। लेट्स से यू हैव कमिटेड अ मर्डर, तुमने मर्डर किस लिए किया, ये तो पता है तुमने मर्डर किया है और तुमने सोच समझ के किया है, लेकिन तुमने किस लिए किया? तो वो किस लिए जब हम बात करते हैं, इसलिए हमने किया, उसको हम कहते हैं मोटिव, अल्टीरियर ऑब्जेक्ट। उसका कोई और पर्पस नहीं होता, इट्स ओनली अ स्प्रिंग बोर्ड। तुम्हें पता तो है कि तुम्हें मर्डर करना है, लेकिन तुम्हें क्यों करना है? तुम्हें पता तो है कि तुम्हें प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करनी है, लेकिन क्यों करना है? तुम्हें पता तो है कि तुम्हें प्रोटेस्ट करना है, लेकिन क्यों करना है? राइट, so it's the compelling reason, internal reason for you as to why you do the things in the first place, and the awareness of that act, awareness of the consequences of that act is called knowledge. फिर है क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, एकदम सही है, थॉमस थॉमस जेम्स बेबिंगटन मैकुले। अभी भी रखते हैं, ऐसा नहीं है, अभी भी रखते हैं, बड़ा नाम तो। साउथ में जाओ, काफी बड़े नाम है। इसमें आंसर तभी कर पाओगे अगर पता है वो चैप्टर कौन सा है, पहली बात तो, है ना, चैप्टर क्या है। तो देखो, 5A जो था ना, वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में था। 3A जो है मतलब है ही नहीं। 9A है इलेक्शन से रिलेटेड, और 20A जो है वो है मतलब कि हमारा रिलेटेड जो है 1983 में आया, ऑफेंसेस ऑफ क्रूएलिटी। ठीक है, ऑफेंसेस ऑफ क्रूएलिटी बाय हस्बैंड या रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड, ठीक है, क्रूएलिटी से रिलेटेड था। तो वो बहुत बाद में इंडिपेंडेंस में जाके मतलब कि आया, ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर बी है, ठीक है। क्योंकि 1983 में जाके अमेंडमेंट हुआ था, तब जाके रिकॉग्नाइज्ड हुआ कि अच्छा, लेकिन जब मैरिज में जाते हैं तो क्रुएल्टी मतलब कि लाइक उसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। एग्जैक्टली 498 है जो था। तो इसीलिए यहाँ पे चैप्टर 20 है सही आंसर है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इट्स योर फर्स्ट टाइम, यू आर जस्ट लर्निंग। चैप्टर 5 है बहुत पहले आ गया था। चैप्टर 5 है तो लाइक मतलब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का था, वो तो हमारा 19 में ही आ गया था सीधा। सबका आंसर सही है, चलो सही है।
अब इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है गैस। तो अब समझते हैं इसमें टाइमलाइन। देखो ये तो ऑब्वियसली नहीं है, सबको पता है, फोर्स आया यहाँ पे 25 दिसंबर एसेंट मिला प्रेसिडेंट से, ठीक है, एसेंट मिला फ्रॉम प्रेसिडेंट, तो ये भी नहीं होगा। 11 अगस्त आया, ठीक है, पहला बीएनएस बिल, पहली बार मतलब कि इसका बात हुई। और 20 दिसंबर जो है बीएनएस सेकेंड वर्जन इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो बीएनएस जो है मतलब कि अमित शाह ने इंट्रोड्यूस किया था पहली बार 11 अगस्त 2023 को। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। I'm trying to click on the tick option. Okay, it's not working. So you can write your query in the chat if possible, Sony. Previous question. Previous question you mean like BNS from IPC या उससे पहले वाला टाइमलाइन वाला? ठीक है, टाइमलाइन पे वापस जाएंगे अभी इस क्वेश्चन के बाद। आई थिंक ये वाला तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। वेट अ मिनट, पीपल राइटिंग ए। इन्फोर्समेंट बीएनएस का पासिंग नहीं, देखो पासिंग 2023 है, ठीक है, लेकिन इन्फोर्समेंट 1 जुलाई 2024 को हुआ है। ओके, एक बार टाइमलाइन फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा लोगों को मतलब कि आई थिंक कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, लेट मी जस्ट गो बैक। देखो दिस इज द टाइमलाइन, ठीक है, देखो दिस इज द प्रॉपर टाइमलाइन। अगर आपको आएगा बीएनएस सेकेंड, ठीक है, इंट्रोड्यूस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं बिल के बारे में, ठीक है, तो मतलब कि आपको लिखना होगा लोकसभा इंट्रोडक्शन जो मतलब 12 दिसंबर है, फिर 20 दिसंबर पास हुआ, 21 दिसंबर राज्यसभा में पास हुआ। प्रॉपर जो पहले इंट्रोड्यूस हुआ था वो हुआ था 11 अगस्त 2023 को। आई थिंक 20 दिसंबर होगा बिकॉज इन लोकसभा 20 दिसंबर राज्यसभा वो पास्ट हुआ था, वो इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था उस दिन, वो पास्ट हुआ था, 25 को असेंट मिला था, 1 जुलाई को वो फोर्स में आया। ये ऑफिशियल साइट से ही है, ठीक है, ये किसी और से नहीं है, लाइक गवर्नमेंट की साइट से ही है। हाउ मेनी ऑफेंसेस अंडर द आईपीसी वर ड्रॉप्ड इन बीएनएस? 11 अगस्त 2023 एंड 12 दिसंबर। ओके देखो 11 अगस्त को अमित शाह पहली बार मतलब कि बीएनएस जो है मतलब लेकिन ओरिजिनल ओरिजिनल द फर्स्ट ओरिजिनल ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, 11 अगस्त 2023 को। उसके बाद फिर मतलब कि ओपिनियंस और पब्लिक ओपिनियंस ये सब थोड़ा बहुत आता है। फिर 12 दिसंबर को उसके बारे में फिर इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में बीएनएस सेकेंड, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस लाए जाते हैं और, ठीक है, 12 दिसंबर को फिर से रिवाइज्ड मतलब कि बीएनएस इंट्रोड्यूस होता है। 20 दिसंबर को वो पास्ट होता है लोकसभा में, 21 को मतलब कि फिर होता है वो पास्ट मतलब कि राज्यसभा में, 25 को वो प्रेसिडेंशियल असेंट मिलता है, और फिर 1 जुलाई 2024 को जाके उसका इन्फोर्समेंट होता है। वेरी गुड, एरियन रिमेंबर्स इट। Which element is not part of the crime? Mens rea, motive, actus reus, injury. ओके, एक मिनट के लिए भाई मतलब कि लोग ए और डी आंसर कर रहे थे, आई वाज लाइक वेरी कंफ्यूज्ड। Sony, you can write your doubt in the chat because, like, today the mic option is just not working. I'm trying myself. I think this one is also pretty obvious, right? Which legal maxims translates to an act does not make a man guilty unless there's a guilty mind. Actus reus, res ipsa loquitur, actus non facit reum, nisi incitria, never quite net habit. हाँ, मोटिव और मेंस्ट्रुआ तो काफी डिफरेंट है। मोटिव देखो, मोटिव सिंपली एक स्प्रिंग बोर्ड है। देखो मोटिव के बारे में तीन चीजें याद रखो। पहली बात, इररेलेवेंट है, इररेलेवेंट है, उसका ओनली रेलेवेंस सिर्फ एविडेंस बजा के है। मोटिव अल्टीरियर ऑब्जेक्ट है, अल्टीरियर ऑब्जेक्ट है, रूट ऑफ इंटेंशन है, रूट ऑफ इंटेंशन है। फर्क ही नहीं पड़ता इससे, तुम्हें मतलब कि तुम्हारे पे कोई मतलब लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी और तुम्हें कोई इससे मतलब स्केप नहीं मिलने वाला। इंटेंट होता है मेंसरिया, जो कि हमेशा हर क्राइम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ इंपॉर्टेंट कहानी होता है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस में, मतलब कि वहां पे इंटेंट हो या ना हो फिर भी तुम लाइबल हो गए अगर तुमने सिर्फ एक्टस रियस कर दिया है। ओके, तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में ढूंढना है एक्टस रियस मतलब कि कर दिया तो तब भी लाइबल हो, यानी कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस। सो एवरीवन हैज आंसर्ड बोथ डी, ठीक है, आंसर सही है यहाँ पे। लेट मी जस्ट इरेज इट। हाँ, मेंसरिया मींस गिल्टी माइंड और बैड इंटेंशन। ऐसे गिल्टी माइंड बेटर है, ठीक है, देखो बैड इंटेंशन के लिए ऑलरेडी हमारे पास लेकिन मैलाफाइड है। अगर ये नहीं आंसर कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये वाला जो है, ठीक है। तो रंजीत ओडेसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, एवरीवन इज आंसर करेक्टली। मिक्स्ड आंसर है। देखो क्या बताया था,
इंजरी कहाँ कहाँ कॉज हो सकती है? बॉडी को कॉज हो सकती है, रेपुटेशन को कॉज हो सकती है, माइंड को कॉज हो सकती है। ठीक है, बॉडी, रेपुटेशन, माइंड और प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी को तो कॉज हो ही सकती है ऑब्वियसली, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी का इंटायर चैप्टर है। ऑफेंसेस अगेंस्ट मतलब कि ह्यूमन बॉडी का इंटायर चैप्टर है। रेपुटेशन क्या है? मतलब कि डेफेमेशन ऑफेंसेस हो गया रेपुटेशन के अगेंस्ट। माइंड का क्या है? मतलब कि माइंड में मतलब कि फॉर एग्जांपल लाइक जो मतलब हार्म कर रहा है रेपुटेशन को, माइंड को भी हार्म कर रहा है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, अबेटमेंट है, किसी को इंस्टिगेट करना सुसाइड करने के लिए, वो भी माइंड में आता है, राइट? तो वो सब है। अब मोटिव इररेलेवेंट है तो मोटिव कहाँ से आएगा, राइट? तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो मतलब सारा का सही है, सोनी का सही है, सानिया का सही है और अब्दुल का सही है। तो देखो इसमें सिंपल समझना है। इसमें क्या बोल रहे हैं? विच स्कूल ऑफ थॉट एज्यूम्स मेंसरिया अनलेस एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूडेड। यानी कि ये लोग बोल रहे हैं कि अनलेस एंड अनटिल स्टेच्यू कहता है, लॉ कहता है कि यहाँ पे इंटेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही एक्टस रियस को प्रोहिबिट कर रहे हैं, मेंसरिया को हमें मानना पड़ेगा। यानी कि ये पॉजिटिव में है, राइट? ये लोग बोल रहे हैं कि अगर स्टेच्यू साइलेंट भी है तब भी हम मेंसरिया को मानेंगे, वो एग्जिस्ट करता है। तो कौन सा होगा उसमें? ऑब्वियसली बात है प्रिजम्पशन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ मेंसरिया, क्योंकि ऑप्शन ए तो मतलब बोलेंगे कि भाई नहीं है ना अगर स्टेचू नहीं बोल रहा। तो इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आयत, उबैद, सारा का यहाँ पे सही है और सोनी का भी सही है। जिन्होंने चेंज किया उनका काउंट नहीं कर रहा हूं मैं। एकदम सही है। तो क्राइम विद इंटेंशन, ऑब्वियसली बात है, राइट? इंटेंशन में क्यों? क्योंकि डिजायर एंड फोरसाइट दोनों इंक्लूडेड है, नॉलेज में सिर्फ फोरसाइट है। तो नॉलेज में जो है वो ऑलरेडी इंटेंट में इंक्लूडेड ही है, तो ऑब्वियसली डिजायर जो इंटेंट है वो सीरियस होगा। हाँ हाँ श्योर। प्रीवियस क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की एलिमेंट ऑफ इंटेंशन, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की एलिमेंट। अब इंटेंट का मतलब क्या होता है? इंटेंट का मतलब होता है डिजायर प्लस फोरसाइट, है ना? डिजायर प्लस फोरसाइट। अब रूट उसका मोटिव होता है वो अलग बात है। तो यानी कि इंटेंट मतलब ऑब्वियसली इमीडिएट ऑब्जेक्ट होता है। तुम्हारा इंटेंट है किसी को मर्डर करने का, यानी कि इंटेंट करने की इमीडिएट ऑब्जेक्ट क्या है? किसी पर्सन को किल करना, उसकी डेथ कॉज करना। डिजायर है उसको किल करने का, डिजायर है उसकी डेथ कॉज करने का। फोरसाइट है कि तुम अगर मर्डर करोगे तो उसकी डेथ कॉज हो जाएगी। तो ये तीनों तो प्रेजेंट है। तो ऑड वन आउट क्या बचा? नॉलेज ऑफ लॉ। और ऑब्वियसली बात है नॉलेज ऑफ लॉ जरूरत थोड़ी ना है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, वी ऑलरेडी नो दैट। तो तुम्हें मतलब जरूरी नहीं है कि पता हो कि चोरी करना गलत है। तुम चोरी कर रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम चोरी करोगे तो उसको नुकसान होगा, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी जाएगी गलत तरीके से। सो वहां पे नॉलेज ऑफ लॉ इज नॉट इंपॉर्टेंट, राइट? सो नॉलेज ऑफ लॉ इज नेवर लाइक एवर बीन इंपॉर्टेंट एनीवे, क्योंकि इतने सारे लॉज है कि किसको थोड़ी ना पता है भाई कि क्या गलत है क्या सही है। यू हैव टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स एंड लाइक कंप्लाई, इफ यू डोंट एंड अप कंप्लाइंग यू विल बी पनिश्ड फॉर दैट। तो इसीलिए नॉलेज ऑफ लॉ मतलब इग्नोरेंस ऑफ द लॉ इज नो एक्सक्यूज, तो इसीलिए नॉलेज ऑफ द लॉ इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। If you have any more doubts, you can ask or we can rest for today.